जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि की अर्पित। समस्तीपुर में जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद। बेगूसराय में भी पीएम की आज जनसभा। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को दिया सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली पुलिस के छापे में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। फिदाइन हमले की ले रहे थे ट्रेनिंग। कनाडा के टैरिफ विरोधी टीवी विज्ञापन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का किया ऐलान। भारत के खिलाफ कल सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए जैक एडवर्ड्स ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल। टी20 सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल और बैन डोवर्शिस की वापसी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेता को सम्मान दिया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़ों, वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। पीएम की सभा के दौरान एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद वो बेगूसराय जाएंगे, जहां 2 बजे रैली होगी। पीएम की रैली में बिहार के विकास से जुड़ी बातें तो होंगी ही और साथ ही साथ वो विपक्ष को कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। बिहार में आज बीजेपी पूरे दम से प्रचार अभियान में उतरने जा रही है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे। सिवान और बक्सर में उनकी 2 बड़ी जनसभाएं होंगी। अमित शाह पहले सिवान के बसिया मैदान में बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में रैली करेंगे और इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के लिए वोट की अपील करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वैशाली में एक प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम फेस बनाए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं करते। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि जब पहले से नीतीश कुमार शासन चला रहे हैं तो नई घोषणा की क्या जरूरत है। एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के मौके पर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया अभियान के जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का ये सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। अगले दौर के जीएसटी सुधार से रोजगार के बड़े अवसर
बनने का पीएम मोदी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग बढ़ती है और इसमें बढ़ोतरी होने से रोजगार का सृजन होता है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे। ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर के लौंगेवाला के निकट स्थित तनौट राय मंदिर में पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन बम गोलों को भी देखा जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने 1965 के युद्ध में श्री तनौट राय माता मंदिर परिसर में गिराया था। और विशेष बात यह है कि उनमें से कोई भी बम फटा नहीं था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका के बीच निकट भविष्य में व्यापार समझौते की उम्मीद जताई है। बर्लिन में डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। We are in dialogue with the United States of America. Our teams are engaged. We recently had the Commerce Secretary visit the US and he met with his counterparts. We continue to engage with them and talks are progressing. We hope to work towards a fair and equitable agreement in the near future. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथा नैनी हरीश ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, गाजा में शांति और फिलिस्तीनी मुद्दे पर आयोजित खुली बहस के दौरान भारत का पक्ष रखा। हरीश ने कहा कि कूटनीतिक पहल से क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की, जिन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। It is India's hope that the positive diplomatic momentum that has been generated would lead to lasting peace in the region. At this juncture, India would also like to place on record its appreciation for the United States and especially President Donald Trump for playing an instrumental role in forging the agreement. Further, India also commends the role of Egypt and Qatar towards achieving this end. India remains firm in the view that dialogue and diplomacy and the two-state solution are the means to achieve peace. The landmark initiative of the US has generated diplomatic momentum towards peace, and all parties must adhere to their obligations in this regard.
प्रकृति और संस्कृति के संगम का प्रतीक महापर्व छठ नजदीक है और देश भर में इसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से छठ पर्व से जुड़े भक्ति गीत साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सहित पूरे देश में श्रद्धालु छठ पूजा की तैयारियों में पूरे भक्ति भाव से जुटे हैं। छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। मैं अगले कुछ दिनों तक इन गीतों को देशवासियों के साथ साझा करूंगा। और दिवाली के बाद अब छठ की छटा छाने लगी है और कल से नहाय खाई के साथ ही इस 4 दिवसीय पर्व का आगाज होने जा रहा है। और इस मौके पर बिहार की एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छठ का गीत गाती नजर आई। छठ पर्व से पहले रेलवे ने देश भर में विशेष ट्रेनें चलाने के साथ ही स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए हैं। देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय रेलवे देश भर में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। छठ पर्व से पहले लोगों की यात्रा में हो रही वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं ताकि यात्री सुरक्षित और सुगम तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके लिए रेलवे ने स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं। छठ पर्व से पहले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त प्रयास कर रहा है ताकि प्रत्येक यात्री सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यात्री सुविधा के लिए एक विशेष होल्डिंग एरिया और कई टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं। नियमित रेल सेवाओं के अलावा हर दिन औसतन 300 विशेष ट्रेनें यात्रियों की सेवा में लगाई गई हैं। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 61 दिनों की अवधि में देश भर में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने 25 अक्टूबर को विशेष ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। मध्य रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुंबई, पुणे, सोलापुर और नागपुर डिवीजन से कुल 13 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें मुंबई डिवीजन से 4, पुणे डिवीजन से 6, सोलापुर डिवीजन से 2 और नागपुर डिवीजन से 1 विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में वातानुकूलित कोच, स्लीपर और जनरल श्रेणी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहाँ का पुलिस का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। जनता से अच्छा से बात भी करते हैं, जनता को अच्छा से पेश होते हैं। मेरे को पुलिस का व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम लोग यहाँ से आते थे सर, अभी तो ये भी सुविधा अच्छी है, पंखा उंगा लगा है, पब्लिक को भी थोड़ा राहत मिल रही है। कोई दिक्कत सर नहीं, अभी तो व्यवस्था ठीक ही है, पहले से अच्छी व्यवस्था है। कोई नहीं, पहले धूप सर्दी में रहना पड़ता, अभी इतना कोई व्यवस्था जगह व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। सभी ट्रेनों की टिकटों को कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और IRCTC की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। अनारक्षित डिब्बों की बुकिंग UTS प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। त्योहारी सीजन में रेलवे की इस तैयारी और रेल कर्मियों की तत्परता से छठ पर्व के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर जाने वाले यात्रियों का ये सफर पहले से ज्यादा सुगम और सुरक्षित बन गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से योगेश शीतल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिन्ना तेकुर के पास हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई। दुर्घटना ईंधन रिसाव के कारण और भयानक बन गई। बस में सवार 41 यात्रियों में से 20 की मौत हो गई है, जबकि 21 यात्री सुरक्षित हैं। कुर्नूल जिला कलेक्टर डॉक्टर ए सिरी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी दी कि 11 शवों की पहचान हो चुकी है और शेष की पहचान जारी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ आपात बैठक कर राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए।
कनाडा के टैरिफ विरोधी टीवी विज्ञापनों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ताएं रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अब कनाडा के साथ व्यापार को लेकर कोई वार्ता नहीं होगी। उन्होंने लिखा कि कनाडा के टीवी विज्ञापनों में अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में कनाडा के स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ लगाए थे, जिसके बाद ओटावा ने भी उसी तरह से जवाब दिया था और दोनों पक्ष स्टील और एल्युमिनियम क्षेत्रों के लिए एक संभावित सौदे पर हफ्तों से बातचीत कर रहे थे। और गजा की ताज़ा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हुई है और इस बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा है कि हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे 13 बंधक अभी भी हमास के कैद में हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के तहत इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू है, लेकिन 10 अक्टूबर से प्रभावी हुए इस समझौते के बाद से उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। समझौते के अनुसार बंधकों और कैदियों की अदला बदली की गई है और जिसके तहत मृत बंधकों के शव सौंपे गए और गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की आंशिक वापसी हुई है। बता दें आपको कि इजरायली राजदूत ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए इजराइल का दौरा किया। उन्होंने यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और क्षेत्र में शांति प्रयासों पर चर्चा की। रूबियो की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है कि जब इजराइल की संसद ने वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने वाले विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी देती है और ये वही क्षेत्र है जिसे फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र के हिस्से के रूप में देखता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि वेस्ट बैंक के विलय की दिशा में ये कदम गाजा में राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना को खतरे में डाल सकता है और फिलहाल दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष विराम भी अस्थिर स्थिति में है। रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट को जर्मनी में अमेरिका के प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज ने ईयू शिखर सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रोसनेफ्ट के जर्मनी में कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंध से छूट मिल सकती है। रोसनेफ्ट का जर्मनी में कारोबार जर्मन अधिकारियों के नियंत्रण में है, लेकिन इसका मालिकाना हक रूस के पास है। रोसनेफ्ट का यूरोप की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। ये कंपनी वहां के पेट्रोल पंपों और कुछ हवाई अड्डों को तेल सप्लाई करती है। मर्ज ने बताया है कि इस मामले पर अमेरिका के साथ चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि रोसनेफ्ट को छूट मिल जाए। हंगरी में विपक्षी टिट्जा पार्टी के नेता पीटर मग्यार के हजारों समर्थकों ने गुरुवार को बुडापेस्ट में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान की सरकार के विरोध में रैली निकाली। मग्यार ने ऑर्बान पर एक निरंकुश और भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप लगाया है। सरकार ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मग्यार ने मतदाताओं की निराशा का फायदा उठाया। उन्होंने हंगरी को यूरोपीय संघ और नाटो में मजबूती से बनाए रखने का भी वादा किया है। हंगरी के झंडे लहराते समर्थकों के साथ मग्यार भी मार्च में शामिल हुए और इस दौरान नेतृत्व में परिवर्तन की मांग करते दिखाई दिए। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में अजय बढ़त बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे और आगामी T20 सीरीज के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा और इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में जैक एडवर्ड्स और मैट कोहनेमैन को जगह मिली है, तो वहीं मार्नेस लाबुशेन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 29 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज भी खेली जानी है और इसी सीरीज के लिए भी ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में बदलाव देखने को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि स्क्वाड में ग्लेन मैक्सवेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी हुई है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं समस्तीपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए,
गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। साथियों, जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो,
तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, वहां भी। और गुजरात में तो 2 दशक की भाजपा सरकार को फिर से बहुमत मिला, और वो भी गुजरात का जन्म हुआ तब से लेकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने सीटें दे दी। यूपी और उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता, हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, ये परंपरा बन गई थी। वहां की जनता ने भाजपा को फिर से अवसर देकर एक नई पार्टी बना दी है। साथियों, ये सारे उदाहरण बताते हैं एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता के बीच पहुंच गए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने समस्तीपुर से की है। और जाहिर तौर पर उनके वहां पर पहुंचने से चुनावी रैली को जिस तरह से बल मिलेगा और साथ ही वहां जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया उत्साह पैदा होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए जिस तरह से बिहार की जनता के लिए काम कर रही है, उन्हें पूरा यकीन है कि बिहार की जनता एक बार फिर से उनको आशीर्वाद देगी। इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।